वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 311 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, उसमें भी स्टैटिक जीके होगी और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 311 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मूसी नदी के संबंध में दो कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, मूसी दक्कन के पठार में कावेरी की एक सहायक नदी है और हैदराबाद इस नदी के तट पर स्थित है, जो शहर को पुराने और नए शहर के बीच विभाजित करती है, यानी पुराना हैदराबाद और नया हैदराबाद। मूसी, देखिए मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, कावेरी की नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है। हैदराबाद इस नदी के तट पर स्थित है और यह नदी पुराना और नए हैदराबाद के रूप में हैदराबाद को विभाजित करती है। तो दूसरा वाला कथन सही होगा, पहला वाला जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट में क्या किया है? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्य भर में मूसी नदी और अन्य जल निकायों की बहाली के लिए एक पारिस्थितिकी विरासत पीठ स्थापित करने की अपील की। इसलिए न्यूज़ में आई। यह नदी जो दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना से होकर बहती है, दक्कन के पठार में कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी। गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है। और पहले इसे मुचुकुंद नदी के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद जो शहर है इस नदी के तट पर स्थित है और यह नदी हैदराबाद शहर को पुराने और नए के बीच विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में मेलघाट टाइगर रिजर्व खबरों में था। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व हाल ही में एक बाघ की मृत्यु हो जाने के कारण यह चर्चा में रहा और यह महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है। यह है इसका आंसर। मेलघाट टाइगर रिजर्व बफर जोन के परतवाड़ा डिवीज़न में सुसारदा रेंज में हाल ही में एक बाघ जो है मृत पाया गया, इसलिए न्यूज़ में ये। बाकी मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में जाने तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है और यह मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दक्षिण शाखा पर स्थित है, जिसे गविलगढ़ पहाड़ी कहा जाता है। देखिए, इसे 1967 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह महाराष्ट्र का पहला बाघ अभयारण्य था और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक था। इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तीसरा प्रश्न है, गंभीर रूप से निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ जो केंचुए की गतिविधि से उत्पन्न होता है और विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम से समृद्ध होता है, उसे कहा जाता है क्या? वर्मी कंपोस्ट, कृमि कास्टिंग, केंचुए का ह्यूमस, कृमि खाद, मिट्टी। इसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जिसमें जैविक अपशिष्ट रूपांतरण की प्रक्रिया को बढ़ाने और बेहतर अंतिम उत्पाद का उत्पादन करने के लिए केंचुए की कुछ प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों और केंचुओं का उपयोग करने वाली एक मेसोफिलिक प्रक्रिया है। केंचुए जैविक अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं और इसे अपने पाचन तंत्र से गुजारते हैं और दानेदार रूप में छोड़ते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसलों के आनुवंशिक संशोधन को बढ़ावा देना, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। जैव विविधता पर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है इसका जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। बी, जैव विविधता पर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है, तो ए है, बी है ना इसका आंसर, बी में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अरावली रेंज से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सा इसमें सही है? अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, यानी फोल्ड माउंटेन, और एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर।
देखिए, अरावली रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तक है, जो हरियाणा और राजस्थान तक विस्तारित है। अरावली रेंज लाखों वर्षों पुराना है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप या प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ। अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसकी ऊंचाई है 300 मीटर से 900 मीटर के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और यह मुख्य रूप से वलित पर्वत है, जिसका निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है। पहाड़ों को राजस्थान में दो मुख्य श्रेणियों सांभर सिरोही रेंज और सांभर खेतड़ी रेंज में विभाजित किया गया है, जहां उनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर है अकेले राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बोनस प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं इसको। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजर जाती है और 8 राज्य इसमें पड़ते हैं। जो नहीं है, जिनसे एलिमिनेशन मेथड हमेशा एग्जामिनर डालते हैं, बिहार जरूर डालते हैं, उत्तर प्रदेश को जरूर डालेंगे। तो बिहार से होकर ये नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर ये नहीं गुजरती है, उत्तराखंड से होकर ये नहीं गुजरती है। बचा ऑप्शन नंबर ए, तो गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से। देखिए, भारत में कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनकी अवस्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसी क्रम में याद रखिएगा, ना इसमें बिहार है, ना यूपी है, ना पंजाब है, ना उत्तराखंड, कुछ भी रख सकते हैं एग्जामिनर। 7वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऊंचा तो इसमें सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है, तो भारत में पूछ रहा है। ये कंचनजंगा है, सिक्किम में। ए। देखिए, भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और पर्वत चोटी के निकट स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले संरक्षण क्षेत्रों में से एक है, 1977 में स्थापित किया गया ये। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2016 में मिश्रित श्रेणी में इसको विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था, मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों। ये पढ़ा हुआ आपने उस समय प्रश्न 16-17 में बहुत। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा और बचा है। सिक्किम में जो है तीस्ता नदी तथा इसकी सहायक नदियां जैसे कि रंगीत हो गई, तालुंग हो गई और लाचुंग प्रवाहित होती हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तर भारत के मैदान से संबंधित है? यहाँ बजरी की अधिकता के कारण यहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ से नई उर्वर मिट्टी का निक्षेपण होता है। यह मैदान सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ अवसादों से निर्मित हैं। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हैं, तो पढ़ने से करेक्ट लग रहे हैं। डी है इसका आंसर। उत्तरी भारत मैदान की बात करें तो यह मैदान सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ अवसादों से निर्मित हैं, और इनका विस्तार 3000 किलोमीटर से अधिक है और लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक फैला है। इस मैदान को भी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है: भाबर, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर। कई बार हमने चर्चा की है। भाबर तरहटी से सटा क्षेत्र है, यहाँ बजरी की अधिकता के कारण यहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में मिलता है, जहाँ नदियाँ पुनः सतह पर दिखाई देती हैं और दलदली क्षेत्र होता है। बांगर की बात करें तो यह मैदानी उच्च भाग है जो पुराने जलोढ़ से बना होता है। और खादर की बात करें नवीन जलोढ़। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बांगर जो है पुरानी जलोढ़, खादर नवीन जलोढ़। यहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों के बाढ़ से नई उर्वर मिट्टी का निक्षेपण होता है। इसे बाढ़ का मैदान, बाढ़ का निदान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी, कई बार हमने टेस्ट सीरीज में चर्चा की है। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल या काली कपासी मिट्टी, कई कई नाम इसके, अलग अलग नाम है। तो यह अपनी उच्च नमी भंडारण क्षमता के कारण उच्च कृषि पैदावार कर सकती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होती है। बेसाल्ट लावा के टूटने से बनती है काली मिट्टी में, तो नाइट्रोजन फास्फोरस की इसमें अभाव होता है, अधिकता नहीं होती, कमी होती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है केवल। देखिए, काली मृदा जैविक पदार्थों से भरपूर, मोटी और गहरे रंग की होती है, और यह वैश्विक परिदृश्य में देखें तो रूस में मिलेगी, कजाकिस्तान में मिलेगी, चीन में मिलेगी, अर्जेंटीना, मंगोलिया और यूक्रेन आदि में पाई जाती है। ठीक है, रूस में 327 मिलियन हेक्टेयर में, कजाकिस्तान में 108 मिलियन हेक्टेयर, चीन में 50 मिलियन हेक्टेयर।
काली मिट्टी की बात करें तो अत्यंत उपजाऊ होती है और अपनी उच्च नमी भंडारण क्षमता के कारण उच्च कृषि पैदावार कर सकती है। ये काली मृदा लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की इसमें कमी होती है। ठीक है, अधिकता किसकी हो रही है, कमी किसकी है, ये चीज़ देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अखबार की स्थापना की थी? इनमें से यंग इंडिया, न्यू इंडिया, केसरी मूक नायक। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी तिलक और मूक नायक हो गए अम्बेडकर। डी है इसका आंसर। मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित दैनिक समाचार पत्र था और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा स्थापित दैनिक समाचार पत्र यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 12 प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है? द रेस ऑफ माई लाइफ, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, विंग्स ऑफ फायर, वन लाइफ इज नॉट इनफ। हिंदी में बोलते हैं इसको अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। बी है इसका आंसर। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा था और डॉक्टर कलाम ने अपने प्रारंभिक जीवन के साथ साथ उस समय कठिनाई, दृढ़ संकल्प, भाग्य और अवसर की पड़ताल करते हैं इसमें, जिसने अंततः उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की देखरेख के लिए प्रेरित किया। और यह मूल रूप से प्रकाशित हुई थी 1999 में। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जाने तो इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और वह एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रहे और बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। इतना आपको कलाम के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया? द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसके द्वारा लिखा गया? ये इनमें से किरण देसाई, अमिश त्रिपाठी, इंदु सुंदरेशन, चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखा गया चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो महाभारत की पुनर्कल्पना है, जिसे पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से बताया गया है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवयित्री हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों की यदि हम बात करें तो द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, बिफोर वी विजिट द गाइडेस। उनकी दो नवीनतम कविताओं की बात करें तो ब्लैक कैंडल और लिविंग युवा सिटी। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए कई पुरस्कार जीते, जैसे कि गेरबोर्ड पुरस्कार जीता, बारबरा डेमिंग मेमोरियल पुरस्कार जीता और एलन ग्लेन्सवर्ग पुरस्कार जीता। एलन गिन्सवर्ग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश की आत्मकथात्मक पुस्तक है? सत्यजीत रे की, सैम पित्रोदा, हरिवंश राय बच्चन, पीटी उषा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी हो सकती है? ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। सी है इसका आंसर। देखिए, हरिवंश राय बच्चन 20वीं शताब्दी के आरंभिक हिंदी साहित्य के नई कविता साहित्यिक आंदोलन के एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम पुस्तक उनकी आत्मकथा है जो उनके जीवन, समय और उस दर्शन को दर्शाती है जिसने उनका मार्गदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये? रेस से आप करेक्ट कर ले जाओगे इसको, मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था 1929 में लाहौर के मुजफ्फरगढ़ जिले के गोविंदपुरा गांव में। 1947 के विभाजन के दौरान अनाथ हो गए वो और भारत आ गए। ये चीज़, इनके ऊपर मूवी भी बनी है। मुख्य भूमिका में फरहान अख्तर हैं, आपने देखी हो तो। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पद्मश्री मिल्खा सिंह एक भारतीय फील्ड स्प्रिंटर और ट्रैक धावक थे। वह राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे।
और मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में 45.73 में चौथा स्थान हासिल करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ये रिकॉर्ड करीब 40 वर्षों तक कायम रहा था। उनकी खेल उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित और फरहान अख्तर और सोनम कपूर द्वारा अभिनीत भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह की जीवनी को दर्शाया गया है मूवी में। बाकी उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ 2013 में प्रकाशित हुई थी। उनकी बेटी सोनिया सनवालका के साथ सहलिखित है ये। देखिए, इन उपलब्धियों के अलावा 1960 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान में अब्दुल खालिक के खिलाफ लड़ने के लिए राजी किया, जिसे उन्होंने हरा दिया। ये चीज़ मूवी में दिखाई गई है भाग मिल्खा भाग में। और इसके बाद उन्हें जनरल अयूब ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी पाकिस्तान में। इनकी 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। और क्या प्रश्न है? ये 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? ये एंशिएंट का प्रश्न आ गया, एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? ये है अल-बरूनी की। सी है इसका आंसर। देखिए, अल-बरूनी ने किताबुल हिंद को अरबी में लिखा, जो सरल और स्पष्ट है। यह धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भजन और माप, शस्त्र, कानून और माप विधा जैसे विषयों पर 80 अध्याय में विभाजित एक विशाल पाठ है किताबुल हिंद। लियो टॉल्स्टॉय उनके डैश के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? नृत्य के लिए, अभिनय के लिए, निर्देशन के लिए या उपन्यास के लिए? लियो टॉल्स्टॉय लेखक हैं, नोबल, उपन्यास सी, हाँ डी। ठीक है। देखिए, लियो टॉल्स्टॉय अपने उपन्यासों, विशेष रूप से वॉर एंड पीस, अन्ना कारेनिना के लिए जाने जाते हैं। और इन दो कार्यों को साहित्यिक कृति माना जाता है और विश्व साहित्य में सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक हैं ये दोनों। वॉर एंड पीस 1869 में प्रकाशित हुआ और अन्ना कारेनिना 1877 में प्रकाशित हुआ। नंबर 17 पर अजय, इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? रस्किन बॉन्ड को आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। बताइए, रस्किन बॉन्ड ने इनमें से क्या लिखा है? मिडनाइट चिल्ड्रन तो सलमान रश्दी की है, इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। उनके उपन्यास अवर ट्रीज स्लिट ग्रो इन देहरा के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑफ द रूफ, रोड्स टू मसूरी और चेरी ट्री उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, स्कूल में आपने पढ़ी हो तो। और नॉन फिक्शन में देखा जाए तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? अभी था तो ऊपर। यह है सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी का 1981 का उपन्यास है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और विभाजन तक भारत के संक्रमण के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, 10 खटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। यक्षगान किया जाता है कर्नाटक में, केरल में कथकली किया जाता है, क्वट्टम किया जाता है। उड़ीसा का हो गया 10 खटिया, ए है इसका आंसर। 10 खटिया भारतीय राज्य तमिलनाडु की एक लोक प्रदर्शन कला है, सॉरी उड़ीसा की एक लोक प्रदर्शन कला है, और यह एक युगल द्वारा प्रस्तुत कथा गायन का एक रूप है।
प्रदर्शन के दौरान प्राथमिक कलाकार दस्तखती का उपयोग करता है, जो कलात्मक रूप से नक्काशीदार और दोनों सिरों पर रंगीन लकड़ी का टुकड़ा है। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम और कुडियाट्टम होता है केरल में, और कर्नाटक में होता है यक्षगान। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछ रहा है। मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। इसका आंसर है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू कुछ थे उसमें, सचिव थे वो। तो डी है इसका आंसर। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, यानी ए विकल्प और जो डी विकल्प में उन दोनों ने मिलकर की थी। पार्टी के दो महत्वपूर्ण नेता सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, जिसमें सी आर दास यानी ये पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू यानी ये थे सचिव, सेक्रेटरी। और इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में हुई थी। स्वराज पार्टी ने भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश राज से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। तो इम्पोर्टेंट है स्वराज पार्टी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत प्रश्न बने इससे। तो ये 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।